Hi, good evening, everyone. This is C. Kritika Bhandari, and I'll be taking today's lecture. I hope you had a wonderful Diwali. So we'll be starting with the reverse charge mechanism, and tomorrow we'll be taking up another topic. We'll be covering reverse charge mechanism in today's session itself. All right. So before moving on, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट सेशन लिया था रजिस्ट्रेशन के ऊपर. तो हमने रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 24 पढ़ा था, जहां पे एक क्लॉज था. सेक्शन 24 बात करता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की, जहां पे ये बताया गया था कि अगर किसी की लाइबिलिटी किसी को डिस्चार्ज करनी है रिवर्स चार्ज के अंडर, तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है. तब बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप हुए थे कि कौन कौन से सर्विसेज रिवर्स चार्ज में कवर होती हैं, हमारी क्या लाइबिलिटी रहेगी, हमें आईपीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड कौन से गुड्स कवर होते हैं, कौन से सर्विसेज कवर होती हैं, ये सब. तो इन सब के आंसर्स आज वाले लेक्चर में आपको मिल जाएंगे. सो वील बी कवरिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. हम सब कवर करेंगे, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज कवर होती हैं, क्या उसका आईटीसी मिलेगा, कब पेमेंट करनी होती है, एवरीथिंग. सो वील स्टार्ट विद टुडेज सेशन देन. सबसे पहले हम बात करते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स की. जो इनिशियल सेशंस थे उसमें आपने सेक्शन 9 पढ़ा होगा, जो बात करता है लेवी की. लेवी दो तरीके से हो सकती है. फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जो सेक्शन 9(1) एंड 9(2) बात करता है, एंड लेवी हो सकती है रिवर्स चार्ज के अंदर जो सेक्शन 9(3) 9(4) बात करता है. अब पहले बात करते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज होता क्या है. जनरली जब एक सप्लायर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है तो लायबिलिटी सप्लायर की होती है टू डिस्चार्ज टैक्स ऑन इट, कि टैक्स गवर्नमेंट को सप्लायर पे करेगा ऑन द गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड बाय हिम. उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. इसका ऑपोजिट क्या होगा, जहां पे सप्लायर की लायबिलिटी नहीं है टैक्स पे करने की, बट रेसिपिएंट की लायबिलिटी है टैक्स पे करने की, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. जनरल पैरेलल्स में फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होता है जहां पे सप्लायर को पे करना होता है. रिवर्स चार्ज मतलब उसका ऑपोजिट, विच इज रेसिपिएंट की, जहां पे लायबिलिटी आ जाती है टैक्स पे करने की. फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म 9(1) 9(2) बात करता है, सेक्शन 9(1) एंड सेक्शन 9(2) जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास. देन हम आज बात करेंगे सेक्शन 9(3) एंड 9(4) की, जो कि रिवर्स चार्ज की बात करता है. ओके, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बना है जहां पे हमने बात करी है सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को. ठीक है, तो सप्लायर हो गया एक साइड पे रेसिपिएंट हो गया. सप्लायर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी रेसिपिएंट को, उसके रिटर्न में रेसिपिएंट ने एक प्राइस या कॉन्सिडरेशन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी सप्लायर को पे कर दिया. अब नाउ जीएसटी का पोर्शन भी सप्लायर के पास आ गया, जो टैक्स का पोर्शन था, एंड उसकी जो कंसिडरेशन थी वो भी सप्लायर के पास आ गई. नाउ दैट जो टैक्स का पोर्शन है वो सप्लायर के पास है, तो सप्लायर की लायबिलिटी है. अब वो इस टैक्स को गवर्नमेंट को डिस्चार्ज करेगा थ्रू हिज वेरियस रिटर्न्स लाइक जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B. रिटर्न्स हम आगे के पोर्शन में, आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट एक ब्रीफ दे देती हूँ. जीएसटीआर 1 जो होती है वो आउटवर्ड सप्लाई के लिए होती है, जो एक सप्लायर को जो भी वो आउटवर्ड सप्लाईज करता है उसकी डिटेल उसको जीएसटीआर 1 में देनी होती है. एंड जीएसटीआर 3B इज अ समरी रिटर्न, जहां पे एक समरी जाती है जितना आपने सप्लाई करा, जितना आपने आईटीसी लिया, एंड उसको नेट ऑफ करके जो आपकी पेमेंट बनती है उसके रिस्पेक्ट में. तो पेमेंट होती है जीएसटीआर 3B के थ्रू. तो फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर अपनी जीएसटीआर 3B के थ्रू रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है. दिस इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. ऐसे ही हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है. सिमिलरली एक साइड पे सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, एक साइड पे रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है. सप्लायर ने गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लाई करनी थी वो रिसीवर को दी, बट इस केस में रिसीवर सप्लायर को टैक्स का अमाउंट ना पे करके सिर्फ उसकी जो कंसिडरेशन है वो पे करता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवर्स चार्ज में रिसीवर की है टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे सिर्फ जो प्राइस देगा वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी सप्लायर को देगा रिसीवर, क्योंकि लायबिलिटी यहाँ पे टैक्स पे करने की रिसीवर की है. सो आई होप इस डायग्राम से क्लियर हो गया है कि फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है और रिवर्स चार्ज क्या होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पहले यही समझना है कि फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज क्या होता है. इसके बाद हम आगे की बातें करेंगे कि रिवर्स चार्ज में क्या क्या कवर होता है और क्या फॉल करेगा और क्या नहीं फॉल करेगा रिवर्स चार्ज में. नाउ मूविंग ऑन, एक छोटा सा फ्लो डायग्राम जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, थोड़ा आपके
इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। टिपिकली सप्लायर की लायबिलिटी होती है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं टैक्स पे करने की, बट अंडर रिवर्स चार्ज जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि रिसीवर की लायबिलिटी हो जाती है, तो चार्जेबिलिटी रिवर्स हो जाती है, जहां पे रिसीवर को टैक्स पे करना पड़ता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है रिवर्स चार्ज का? बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिनको लायबिलिटी नहीं है रिवर्स चार्ज में पे करने की, वो भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। या फिर अगर हम इंपोर्ट की बात करें, हम इंपोर्ट कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे जो सप्लायर होता है वो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड होता है और रेसिपिएंट इंडिया में लोकेटेड होता है। तो इन केसेस में टैक्स कौन पे करेगा अगर सारा का सारा सप्लायर को ही पे करना है तो उस चीज को, स्कोप को थोड़ा वाइडन करने के लिए और इन चीजों पे भी टैक्स पे करवाने के लिए यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक लाया गया, जहां पे रेसिपिएंट जो रिसीवर है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उस पे लायबिलिटी आ जाती है रिवर्स चार्ज पे करने की। ओके, लेवी अंडर आरसीएम। लेवी अंडर आरसीएम दो सेक्शंस में कवर होती है, जो हमने सेकंड स्लाइड में बात करी थी कि फॉरवर्ड चार्ज के लिए 9192 की बात करी थी और रिवर्स चार्ज के लिए 93 एंड 94 की बात करी थी। 93 एंड 94 क्या है? सेक्शन 93 एंड सेक्शन 94 क्या बात करते हैं? सबसे पहले सेक्शन 93 की बात करते हैं। 93 बात करता है ऐसे कुछ नोटिफाइड गुड्स एंड नोटिफाइड सर्विसेज की जो नोटिफाई किए हैं थ्रू वेरियस नोटिफिकेशंस। अगर हम गुड्स की बात करें तो नोटिफिकेशन नंबर 4 बाय 2017 है, एंड सर्विसेज की बात करें तो नोटिफिकेशन नंबर 13 बाय 2017 है, जो की बात करता है ऐसे कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज की जहां पे जो सप्लायर है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या वो अनरजिस्टर्ड हो, अगर आप ऐसे कोई नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो रेसिपिएंट की लायबिलिटी है उस पर टैक्स पे करने की, सप्लायर की नहीं है। सो 93 अगर हम एक क्रक्स में बात करें तो दिस इज गुड्स एंड सर्विस स्पेसिफिक, मतलब जो नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज अगर आप उनमें डील करते हो तो रेसिपिएंट की लायबिलिटी है उस पर रिवर्स चार्ज पे करने की। बट 94 क्या कहता है? 94 बात करता है उस केस में रिवर्स चार्ज की जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, मतलब दिस इज पर्सन स्पेसिफिक। आई होप समझ में आ रहा है। 93 इट्स गुड्स एंड सर्विस स्पेसिफिक बिकॉज वहां पे कुछ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसपे रिवर्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, इररिस्पेक्टिव आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। बट इन केस ऑफ 94 दिस इज पर्सन स्पेसिफिक, यहां पे गुड्स स्पेसिफाई नहीं किए गए, यहां पे पर्सन स्पेसिफाई करे गए कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कुछ सर्विसेज या गुड्स परचेज करते हो तो आपको आरसीएम में टैक्स पे करना है। अंडरस्टूड? ओके, सो अभी जो मैंने बात करी बहुत वेरियस नोटिफिकेशंस हैं 93 के रिस्पेक्ट में। 93 के रिस्पेक्ट में जहां पे हम बात करते हैं नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज की, वेरियस नोटिफिकेशंस है जो सब्स्टिट्यूट हुई हैं, अमेंड हुई हैं, इंसर्ट हुई हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि बात करते हैं स्पेसिफाइड गुड्स और स्पेसिफाइड सर्विसेज की। तो गुड्स की नोटिफिकेशन मैंने बताई थी 4 बाय 2017 एंड सर्विसेज की नोटिफिकेशन बताई थी 13 बाय 2017। तो ये कुछ नोटिफिकेशंस हैं, हम इनको डिटेल में विद सर्कुलर एंड एवरीथिंग जो भी इम्पैक्ट है वो हम सारा भी आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। बट एक समराइज्ड व्यू देने के लिए दीज आर ऑल द रेलेवेंट नोटिफिकेशंस जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर 93, स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 93, यहाँ पे जो भी रेलेवेंट नोटिफिकेशन है वो सारी बीन समराइज्ड इन अ सिंगल स्लाइड फॉर योर कन्वीनियंस। अगर आप आगे रेफर करना चाहते हैं तो आप ये नोटिफिकेशन, ये सर्कुलर्स रेफर कर सकते हैं। सो नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू कि कौन से नोटिफाइड गुड्स हैं, कौन से नोटिफाइड सर्विसेज हैं, 94 क्या कहता है, उससे पहले क्विकली एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसका। हमने बात करी थी कि रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है। फॉरवर्ड चार्ज के केस में सप्लायर को टैक्स पे करना होता है, लायबिलिटी सप्लायर की है टैक्स पे करने की, बट रिवर्स चार्ज के केस में रिवर्स हो जाता है और यहाँ पे रेसिपिएंट की लायबिलिटी आती है टैक्स पे करने की। ये एक बेसिक स्टार्ट करा था हमने इससे। फिर हमने बात करी थी कि आरसीएम पे लेवी कैसे आएगी, कौन से सेक्शंस के थ्रू आएगी। तो सबसे पहले 93 की हमने बात करी थी, जहां पे हमने बात करी थी दैट दिस सेक्शन इज गुड्स एंड सर्विस स्पेसिफिक, मतलब कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाई किए गए हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सप्लायर वेदर वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, लायबिलिटी रेसिपिएंट की है टू डिस्चार्ज द टैक्स एंड टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट।
एंड देन हमने बात करी थी सेक्शन 9(4) की, जो कि बात करता है विच इज पर्सन स्पेसिफिक, मतलब अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करोगे तो रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आ जाएगी टू डिस्चार्ज द टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। देन हमने वेरियस नोटिफिकेशंस देखी थी जो कि विच डील विद द नोटिफाइड गुड्स एंड नोटिफाइड सर्विसेज। मेन नोटिफिकेशन है 4 फॉर गुड्स एंड 13 फॉर सर्विसेज। उसके बाद एज एंड व्हेन जो भी अमेंडमेंट्स हुए या नोटिफिकेशंस के थ्रू कुछ सब्स्टिट्यूशन हुए, वो सब वी साइटेड डाउन हियर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारा फ्लो क्या रहेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोटिफाइड गुड्स। कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसपे आरसीएम लगता है। अगर सप्लायर इन गुड्स में डील करता है तो रेसिपिएंट को इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे ऐसी कौन सी नोटिफाइड सर्विसेज हैं जहां पे आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आती है। उसके बाद हम, ये हो गई 9(3) की बात। 9(3) को आप ब्रेक कर सकते हो 2 पार्ट में, नोटिफाइड गुड्स में और नोटिफाइड सर्विसेज में। पहले हम गुड्स की बात करेंगे, फिर हम सर्विसेज की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे सेक्शन 9(4) की। ऐसे कौन से पर्संस हैं, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको नोटिफाई करा है गवर्नमेंट ने अभी तक, जहां पे अगर आप अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हो तो आप पे रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आ जाएगी एंड एज अ रेसिपिएंट यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन इट। ओके, सो स्टार्टिंग विद नोटिफाइड गुड्स अंडर आरसीएम, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कैश्यू नट्स। अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट एक रजिस्टर्ड पर्सन को कैश्यू नट सप्लाई करता है तो रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग द रजिस्टर्ड पर्सन, उसको आरसीएम में लायबिलिटी अपनी पे करनी है। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। जो गुड्स वाला पोर्शन है दैट इज कंपैरेटिवली वेरी सिंपल, बिकॉज बस कुछ लिस्ट डाउन करे हैं एंड आपको बताया गया है कि अगर रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है तो उस केस में रेसिपिएंट की लायबिलिटी है टैक्स डिस्चार्ज करने की। देन मूविंग ऑन, बीडी रैपर लीव्स, तेंदू लीव्स जो बात करते हैं वो भी सेम अप्रोच है जैसे हमने कैश्यू नट्स में पढ़ा कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट है सप्लायर और रेसिपिएंट है हमारा रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। देन टोबैको लीव्स, सिमिलर मैनर में अगर एग्रीकल्चरिस्ट सप्लायर है, रेसिपिएंट हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है, देन अगेन रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज। देन सिल्क यार्न, सिल्क यार्न के केस में जो मैन्युफैक्चरर होता है सिल्क यार्न का, दैट शुड बी द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड द रेसिपिएंट शुड अगेन बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। आप इन चारों केसेस में देखोगे तो चारों केसेस में जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहा है। तो अगर चारों केसेस में रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन को लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है अंडर रिवर्स चार्ज। मूविंग ऑन, सप्लाई ऑफ लॉटरी। लॉटरी सप्लाई कौन करता है? लॉटरी सप्लाई करती है स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। तो सप्लायर हमारा हो गया स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। रेसिपिएंट क्या होगा? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। तो यहां पे लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिस्चार्ज टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। मूविंग ऑन, रॉ कॉटन, जैसे हमने पहले डिस्कस करा कैश्यू लीव्स के केस में, कैश्यू नट्स के केस में, टोबैको लीव्स के केस में, यहाँ पे भी सेम अप्रोच है। अगर रॉ कॉटन एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई कर रहा है और वो सप्लाई कर रहा है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो यहाँ पे अगेन रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी है उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की। देन कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं जिसके केस में अगेन एसेंशियल ऑयल्स जैसे कि वाटर मिंट, हॉर्स मिंट वगैरह के केस में अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन एक सप्लायर है और वो सप्लाई कर रहा है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब हमारा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रेसिपिएंट की लायबिलिटी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी है टू डिस्चार्ज टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। बिफोर मूविंग ऑन, इन गुड्स के अलावा 2 चीजें और हैं जो हम यहाँ आगे हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर मूविंग ऑन इसका एक क्विकली ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने बात करी थी कैश्यू नट्स की, जहां पे सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो लायबिलिटी हुई रजिस्टर्ड पर्सन की। बीडी रैपअप लीव्स, यहाँ पे सप्लायर अगेन एग्रीकल्चरिस्ट है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो लायबिलिटी हुई रजिस्टर्ड पर्सन की। टोबैको लीव्स, सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो लायबिलिटी हुई अगेन रजिस्टर्ड पर्सन की। सिल्क यार्न के सिमिलरली केस में अगर मैन्युफैक्चरर जो है हमारा सिल्क यार्न का वो सप्लायर है और रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है। सप्लाई ऑफ लॉटरी के केस में हमारा जो सप्लायर है वो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी है, तो रेसिपिएंट कौन है हमारा? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट। तो सेलिंग एजेंट या लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे टैक्स पे करने की।
देन रॉ कॉटन के केस में अगेन सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिस्चार्ज द टैक्स। देन कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं जैसे वाटरमिंट ऑयल, हॉर्समिंट ऑयल एक्सेट्रा, इस केस में सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, देन अगेन रजिस्टर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिस्चार्ज टैक्स ऑन इट। नाउ अब हम बात करते हैं दो चीजों की, सेल ऑफ सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड गुड्स। इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी कुछ ऐसे गुड्स की सप्लाई करती है जो कि कन्फिस्केट कर लिए गए हैं, सीज कर लिए गए हैं, एंड देन उन सीज्ड या कन्फिस्केटेड गुड्स को वो बेचती है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, देन रजिस्टर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पे टैक्स पे करने की, एंड नॉट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और द लोकल अथॉरिटी। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी कुछ ऐसे गुड सेल करती है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन व्हिच हैव बीन सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड, then the responsibility to pay tax is of the recipient, that is the registered person, and the registered person has to discharge the tax liability under reverse charge mechanism. ऐसे ही हम बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। बिफोर गेटिंग इनटू कि किसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, किसको नहीं पे करना, पहले हम समझ लेते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट होता क्या है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। फॉर एग्जांपल एक एबीसी बैंक है, आरबीआई कुछ मैंडेट लगाता है बैंक्स पे कि उनको कुछ लेंडिंग्स या बोरोइंग्स करनी होती हैं टू एनहांस द प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे कि कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए या एजुकेशन के लिए। तो से एबीसी बैंक पे आरबीआई ने मैंडेट लगाया कि उसको 40% तक की जो लेंडिंग्स या जो लोन्स देने हैं वो देने हैं प्रायोरिटी सेक्टर को, मतलब किसी अफोर्डेबल हाउसिंग वाले को या फिर एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि एबीसी बैंक 40% से ज्यादा का लोन्स डिस्चार्ज कर देता है प्रायोरिटी सेक्टर्स में से 60% कर देता है। देन देयर इज दिस बैंक XYZ लिमिटेड जो ये 40% का जो मैंडेट है वो फुलफिल नहीं कर पाता। तो ये जो ओवर एंड अबव का क्रेडिट है 40 to 60, करना था 40 एज पर द आरबीआई मैंडेट पर कर दिया 60, तो जो 20% का जो ये बफर है ये एबीसी बैंक सेल कर सकता है टू XYZ बैंक, जिसकी लिमिट, जिसकी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है 40% वो फुलफिल नहीं हुई है। तो इस केस में जो परचेजिंग बैंक है दैट इज द XYZ बैंक, वो इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट की जो कॉस्ट होगी उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। आई होप ये समझ में आया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट होता क्या है। दिस इज अ मैंडेट गिवन बाय द आरबीआई कि बैंक्स को एटलीस्ट इतना लोन तो प्रायोरिटी सेक्टर में देना है ताकि इकोनॉमी बढ़े एंड ऑल ऑफ दैट। तो इस वजह से जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट का जो ओवर एंड अबव का मार्जिन होता है, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद जो बफर बचता है बैंक के पास, वो बैंक सेल कर सकता है। तो जो रिसीविंग बैंक होगा उसको उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द नोटिफाइड गुड्स। जितने गुड्स नोटिफाइड थे वो हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम आगे सर्विसेज की बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग ऑन हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं गुड्स का कि हमने कौन कौन से गुड्स की बात करी है यहाँ पर। Then we'll move on quickly to the services. सबसे पहले हमने कैश्यू नट्स की बात करी थी, बीड़ी रैपर लीव्स की बात करी थी, टोबैको लीव्स की बात करी थी, सिल्क यार्न की बात करी थी, लॉटरी की बात करी थी, रॉ कॉटन की बात करी थी, कुछ एसेंशियल ऑयल्स की बात करी थी, एंड दो बातें और करी, सीज्ड गुड्स की बात करी थी हमने, कन्फिस्केटेड सीज्ड गुड्स की बात करी थी which are supplied by the central government, state government, union territory or local authority to a registered person, and हमने बात करी थी priority sector lending certificate की। I hope this is clear. So before moving on to services, let me just quickly see if there are any questions to answer here. Okay, so एक question है with respect to priority sector lending certificate, मैं quickly explain कर देती हूँ। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट फॉर ग्रोइंग इकोनॉमी, बैंक्स को एक बेसिक मार्जिन दिया जाता है कि आपको एटलीस्ट इतने लोन्स देने हैं प्रायोरिटी सेक्टर के डेवलप होने के लिए, लाइक एजुकेशन के लिए या हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो जो मैंडेटरी लिमिट दी गई है बैंक्स को, अगर बैंक्स ओवर एंड अबव इसके कुछ काम कर लेते हैं तो वो जो सर्टिफिकेट, जो क्रेडिट उनको मिलता है वो सेल कर सकते हैं टू ऐसे बैंक्स जिन्होंने वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अभी फुलफिल नहीं करा है। तो जो लिमिट है ये आरबीआई हर बैंक को देता है
अंडरस्टूड। अब ये जो बैंक ओवर एंड अबव मतलब 40% से ऊपर, अगर 40% इज द मैंडेटरी लिमिट, तो अगर 40% से ऊपर कुछ लोन्स प्रोवाइड कर देता है तो उसको वो क्रेडिट मिलता है। तो इट इज लाइक अ बोनस फॉर द बैंक्स कि उन्होंने अच्छा काम किया तो वो ये चीज को सेल कर सकते हैं टू सम बैंक जहां पे जो ये फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो जो बैंक ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट खरीद लेता है फ्रॉम द बैंक जिसके पास ये क्रेडिट अवेलेबल है या ये बोनस अवेलेबल है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। I hope priority sector lending certificate is clear now. So इस केस में जो रिसीविंग बैंक होगा जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट खरीदेगा उसकी लायबिलिटी होती है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस। नाउ मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं नोटिफाइड सर्विसेज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। गुड्स की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं सर्विसेज पे। सर्विसेज कौन कौन सी हैं? सर्विसेज बहुत सारी हैं तो हम एक एक करके एक सर्विस डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस। सो बिफोर मूविंग ऑन टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कि किस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा या किस केस में नहीं लगेगा, किसको पे करना है किसको नहीं पे करना है, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती क्या है। व्हाट इज अ जीटीए? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सो अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मीन्स एनी पर्सन who provides services in relation to transportation of goods by road and issues a consignment note by whatever name called. Okay, तो goods transport agency के लिए दो पॉइंट्स ध्यान में रखने की जरूरत है। पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये तो आपको नाम से पता चल रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो ये तो हमारा नाम से क्लियर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि उसने कंसाइनमेंट नोट इशू करना चाहिए। अगर उसने कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करा तो हम उसको गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं बोलते। अब ये कंसाइनमेंट नोट होता क्या है? कंसाइनमेंट नोट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज गिवन बाय द ट्रांसपोर्टर टू द कंसाइनी, ये बताने के लिए कि हमें आपके गुड्स रिसीव हो गए हैं। दिस डॉक्यूमेंट शुड बी सीरियली नंबर्ड। इसमें सारी डिटेल होनी चाहिए, और वो डिटेल्स क्या क्या है? कंसाइनर की डिटेल होनी चाहिए, कंसाइनी की डिटेल होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल जिससे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसकी डिटेल होनी चाहिए, कौन से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो डिटेल होनी चाहिए, कहाँ से मतलब प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मतलब कहाँ से गुड्स चल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये डिटेल्स होनी चाहिए। एंड कौन है ऐसा पर्सन जिसको टैक्स पे करना है इन गुड्स पे, उसके बारे में डिटेल होनी चाहिए। सिंपल, अंडरस्टूड। जीटीए के लिए एक अ पर्सन टू क्वालिफाई एज अ जीटीए दो चीजें को फुलफिल करनी है। पहली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होना चाहिए, ऑब्वियसली बिकॉज नाम से ही पता चल रहा है। सेकंड, कंसाइनमेंट नोट इशू करना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। कंसाइनमेंट नोट जो अभी मैंने आपको बताया कि इफ अ कंसाइनमेंट नोट इज नॉट इशूड बाय द ट्रांसपोर्टर तो सर्विस प्रोवाइडर को हम जीटीए क्लासिफाई ही नहीं करेंगे। तो जब वो जीटीए ही क्लासिफाई नहीं होगा तो अभी हम जो आगे बातें करने वाले हैं वो एप्लीकेबल ही नहीं होंगी उस पर। तो एप्लीकेबिलिटी तभी आएगी जब वो एक जीटीए क्लासिफाई होगा। और जीटीए क्लासिफाई कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होना चाहिए एंड कंसाइनमेंट नोट इशू होना चाहिए। ओके, कंसाइनमेंट नोट क्यों इशू करते हैं? कंसाइनमेंट नोट इसलिए इशू करते हैं टू इंडिकेट दैट द राइट ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसपोर्टर। मतलब हमने अपनी राइट ट्रांसपोर्टर को ट्रांसफर कर दी कि अब ट्रांसपोर्टर की लायबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द गुड्स, मतलब जहां तक वो पहुंचा रहा है वो उन गुड्स को सेफली पहुंचाए। अभी हमारी लायबिलिटी नहीं है, अभी ये जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की लायबिलिटी है कि वो गुड्स को सेफली पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल ये कि अगर कोई इंडिविजुअल ट्रक या टेम्पो ऑपरेटर होगा जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता तो उसको जीटीए में हम कवर ही नहीं करेंगे। एंड उसके बाद क्योंकि वो जीटीए में कवर नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली इन जो अब हम प्रोविजन से बात करेंगे उस पर अप्लाई ही नहीं होंगे। अंडरस्टूड? इफ दिस इज ओके देन आई विल मूव फॉरवर्ड। सो क्विकली सम अप, जीटीए क्या होता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हु हैज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड हु इशूज अ कंसाइनमेंट नोट। द सेकंड पॉइंट, कंसाइनमेंट नोट इशू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट जीटीए इज, अब हम देखते हैं कि क्या प्रोविजंस हैं इस जीटीए के लिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू, हम किस किस को, जीटीए किस किस को सर्विस दे रहा है?
फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, 7 है, ये याद रखना है। फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, any person who is registered under the GST Act, any body corporate, partnership firm including association of persons and a casual taxable person. Okay, ये जो सारी साथ के साथ हैं जिनको ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, सारी रजिस्टर्ड हैं अंडर सम ऑफ द अदर एक्ट। मतलब फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री रजिस्टर्ड है फैक्ट्रीज एक्ट में, सोसाइटी रजिस्टर्ड है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में, ऐसे ही रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी अगर आपको याद हो तो हमने बात करी थी कि उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, तो वो भी ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो गया। तो अगर एक जीटीए इन 7 लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, तो लायबिलिटी इन 7 लोगों की है टू डिस्चार्ज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कौन से वो 7 लोग हैं? फैक्ट्री, सोसाइटी रजिस्टर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर एक जीटीए इन लोगों को गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो लायबिलिटी इन लोगों की है टू डिस्चार्ज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड नॉट ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ओके, इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है। अगर जीटीए ने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एजेंसी को, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51। अगर आपको दोबारा से याद हो, हमने सेक्शन 24 जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है, हमने डिस्कस किया था कि किन किन लोगों को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पे हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट एजेंसीज को जिनको टैक्स डिडक्ट करने के लिए टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लेना होता है, विच इज अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, इट इज नॉट अ रेगुलर रजिस्ट्रेशन। टीडीएस का एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है टीडीएस डिडक्ट करने की, तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इन एजेंसीज ने, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसीज ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, तो इन पे लायबिलिटी नहीं है रिवर्स चार्ज में पे करने की। वहां पे लायबिलिटी है जीटीए की टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, समझ में आया? जनरल केस में अगर एक जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता है फैक्ट्री को, सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, रजिस्टर्ड पर्सन को, बॉडी कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फर्म को या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, तो लायबिलिटी है इन लोगों की टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। हाउएवर, अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी को, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स ले रखा है, तो लायबिलिटी है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की एंड नॉट of these departments, local authority, governmental agencies. Okay, now moving on, एक छोटी सी बात और है जो जीटीए में हमें नोट करनी है। वो क्या बात है? जीटीए के पास 2 ऑप्शंस हैं, either to pay tax under reverse charge जो हमने अभी बात करी, या फिर to pay tax under forward charge। फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का रेट है 12% एंड रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने का रेट है 5%। बट ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जीटीए को एक्सरसाइज करना होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपको स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में एक डिक्लेरेशन देनी होगी स्टेटिंग कि हम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना चाहते हैं एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर लिया तो अभी जो भी हमने बातें करी वो एप्लीकेबल ही नहीं है। वो एप्लीकेबल सिर्फ तब है जब एक जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे नहीं करेगा, जब वो डिक्लेरेशन नहीं देता कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा। ओनली देन जो हमने डिस्कस किया वो सब एप्लीकेबल है। अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना चाहता है थ्रू अ डिक्लेरेशन, तो उस पर ये सब एप्लीकेबल ही नहीं है। सिंपल, हमें ये डिक्लेरेशन देनी है एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हम मिडिल ऑफ द ईयर में ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। इट इज नॉट अपॉन अस कि हम 4 महीने आरसीए में टैक्स लगाएं और बाकी के 8 महीने फॉरवर्ड चार्ज में लगाएं। दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर थ्रू अ डिक्लेरेशन।
डिक्लेरेशन का फॉर्मेट नीचे दे रखा है, एनेक्सर 3 में डिक्लेरेशन जाती है जहां पे क्लियरली लिखा गया है वी हैव टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द CGST एक्ट एंड हैव एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज ऑफ GTA इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय अस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो वो आ जाएगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ओके, अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दी, अगर एक GTA ने डिक्लेरेशन नहीं दी तो वो अज्यूम्ड रिवर्स चार्ज है। अगर आप स्पेसिफिक डिक्लेरेशन देते हो तो आप स्पेसिफिकली फॉरवर्ड चार्ज में चले गए एंड देन जो हमने बातें करी वो नहीं आप पे अप्लाई होंगी। आप पे नॉर्मल प्रोविजंस जो फॉरवर्ड चार्ज के होते हैं आपको अपने इनवॉइस में टैक्स चार्ज करके देना है 12% का, एंड आपकी लाइबिलिटी है आप अपने रिटर्न्स के थ्रू उनको टैक्स को डिस्चार्ज करेंगे टू द गवर्नमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। GTA के केस में GTA के पास, जस्ट टू सम अप, GTA क्या है? GTA क्या है? सबसे पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एंड हु इशूज कंसाइनमेंट नोट। सिंपल। नाउ GTA के पास दो ऑप्शन है, टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड दिस हैज टू बी डिक्लेयर्ड at the beginning of the financial year. It cannot be changed in the middle of the financial year. आपको डिक्लेरेशन देके बताना पड़ेगा कि आप फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना चाहते हैं 12%। आपने वो डिक्लेरेशन अगर दे दी तो आप पे रिवर्स चार्ज की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, आपको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना है। सेकंड ऑप्शन है रिवर्स चार्ज का, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस करा कि रिवर्स चार्ज के केस में अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है फैक्ट्री को, पार्टनरशिप फर्म को, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, बॉडी कॉर्पोरेट को, तो इन सब लोगों की लाइबिलिटी आती है टैक्स चार्ज करने की अंडर रिवर्स चार्ज। आई होप दिस इज क्लियर। सो बिफोर मूविंग ऑन द सेकंड सर्विस हम एक क्विकली क्वेश्चंस ले लेते हैं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, GST नंबर एंड पार्टनर। एक क्वेश्चन है जो बात करता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये हमने सेक्शन 24 में डिस्कस करा था कि अगर आप पे लाइबिलिटी आ रही है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इन GST देयर इज RCM, so why GTA needs to pay tax? ऑप्शन है GTA के पास RCM या फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करने का। तो अगर वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करता है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर वो RCM ऑप्ट करता है तो जो हमने डिस्कस करे कि फैक्ट्री है या रजिस्टर्ड पर्सन है उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट आई थिंक। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं लीगल सर्विसेज की। ओके, सेकेंड सर्विस जो है जो कवर्ड है, जो नोटिफाइड सर्विस है विच इज कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन 13, वो है लीगल सर्विस। लीगल सर्विस क्या होती है? ओके, लीगल सर्विस मीन्स एनी सर्विस प्रोवाइडेड in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, including representational services by any court, tribunal or authority. Okay, तो अगर कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज या कोई एडवाइस या कंसल्टेंसी टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो यहाँ पे बिजनेस एंटिटी विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी उसकी लाइबिलिटी है टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, सिंपल है ये। लीगल सर्विसेज अगर आप ले रहे हो किसी एडवोकेट से, इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स, लीगल सर्विसेज क्या होती हैं? रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, कोई एडवाइस, कोई कंसल्टेंसी या कोई असिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ लॉ। अगर आप ये कोई भी सर्विसेज ले रहे हो फ्रॉम एन एडवोकेट और जो रेसिपिएंट है वो एक बिजनेस एंटिटी है लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो उसको बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज टू द गवर्नमेंट। इसके रिस्पेक्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी तो एक सर्कुलर के थ्रू कुछ क्लैरिफाई किया गया। क्लैरिफिकेशन जो क्वेश्चन रेज हुआ था वो ये था कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज क्या लीगल सर्विसेज होती हैं? अगर कोई एडवोकेट अदर देन रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज कुछ देता है, जैसे कि हमने बात करी, एडवाइस देता है या कोई कंसल्टेंसी देता है, विल दिस बी कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज? देन इट वाज क्लैरिफाइड यस, दिस विल आल्सो बी कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज की बात नहीं है, कुछ भी एडवाइस है, कंसल्टेंसी है, कोई असिस्टेंस है इन द फील्ड ऑफ लॉ दैट यू हैव टेकन फ्रॉम एन एडवोकेट,
और सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स, तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी होगी, प्रोवाइडेड जो रेसिपिएंट है वो एक बिजनेस एंटिटी है लोकेटेड इन दी टैक्सेबल टेरिटरी. Okay. Now, moving on, arbitral tribunal, services by an arbitral tribunal. Again, अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की टू अ बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, देन अगेन रेसिपिएंट जो है बिजनेस एंटिटी, जो रेसिपिएंट है उसकी लायबिलिटी है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की. आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होता है? इट इज एन आउट ऑफ कोर्ट काइंड ऑफ अ सेटलमेंट. मतलब क्योंकि कोर्ट में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम की डिसीजन आने में, तो एक बेंच होती है वो आउट ऑफ कोर्ट केस को सेटल करती है. तो अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विसेज ली हैं to resolve a case by a business entity who is located in taxable territory, then इस business entity की liability है to pay tax under reverse charge. Similarly, अगर sponsorship की कोई services लेता है, any body corporate or partnership firm located in taxable territory, अगर वो sponsorship की services लेते हैं, तो इस body corporate जिसने services ली हैं, इस body corporate या partnership firm की liability है to pay tax under reverse charge. स्पॉन्सरशिप सर्विसेज क्या होती है? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज काइंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट. इसका एक एडवर्टाइजमेंट का ही एक, दिस इज अ सिंप्लीफाइड थिंग. जैसे आपने देखा होगा वीवो आईपीएल, तो वीवो इज द स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल, लाइक दैट, कि आप अपना एक नेमिंग राइट देते हो टू डिस्प्ले कि ये हमारा, मतलब आपकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है थ्रू अ प्लेटफॉर्म, दैट इज स्पॉन्सरशिप. तो अगर कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज देता है टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. नाउ अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी सर्विसेज की विच आर सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. ठीक है, कोई भी सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी टू एनी बिजनेस एंटिटी located in the taxable territory, यहाँ पे liability again business entity की है to pay tax under reverse charge. But यहाँ पे कुछ exclusions हैं. पहला exclusion है renting of immovable property. अगर एक central government, state government, union territory और local authority renting of immovable property की service provide करती है to a business entity located in a taxable territory, which might not be registered in the first place, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, एंड दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द अंडर रिवर्स चार्ज. सेकंड, सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ पोर्ट एंड एयरपोर्ट. अगर ऐसी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, देन अगेन बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी नहीं है रिवर्स चार्ज में पे करने की, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स के केस में भी बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी नहीं है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की. दिस इज लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जनरल रूल जो है वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, लायबिलिटी बिजनेस एंटिटी की है टू डिस्चार्ज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, एक्सेप्ट फॉर 3 एक्सक्लूजन्स. पहला, रेंटिंग मूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सक्लूजन है, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा. सेकंड, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ पोर्ट और एयरपोर्ट. इस केस में भी कुछ सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट आप कुछ ठीक करा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उस केस में भी लायबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, नॉट ऑफ द बिजनेस एंटिटी. एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स के केस में भी लायबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की होगी, नॉट ऑफ द बिजनेस एंटिटी. बट इन एक्सक्लूजन को छोड़ के एक और क्लॉज है जो बात करता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ही, एंड ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी. ये क्या बात करता है? ये एक बार विल जस्ट क्विकली सी कि ये क्या बात करता है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस प्रोवाइड करता है टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो लायबिलिटी है इस रजिस्टर्ड पर्सन की टू डिस्चार्ज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. क्लियर? अब ऊपर हमने क्या बात करी थी? ऊपर हमने बात करी थी रेंट एक्सक्लूजन में बात करी थी, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही थी, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी की बात हो रही थी, जो कि रजिस्टर्ड नहीं भी हो सकता. ठीक है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी है टू पे टैक्स. क्लियर? 2 बातें हैं रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में. जो सप्लायर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ही है.
बट रेसिपिएंट दो लोग हो सकते हैं, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी विच मे नॉट बी रजिस्टर्ड। तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो लाइबिलिटी उसकी नहीं है टैक्स पे करने की। बट अगर यही सेम सर्विसेज एक रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन की लाइबिलिटी है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सर्विस हम एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियली मतलब 18 जुलाई 2022 से पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कुछ सर्विसेज वर कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, बट बाय नोटिफिकेशन 5 by 2022 dated 13th जुलाई विद इफेक्ट फ्रॉम 18th जुलाई 2022, मतलब इसी साल की 18th जुलाई से ये जो सर्विसेज थी जो रिवर्स चार्ज में कवर थी वो हटाकर ओमिट कर दिया गया उसको, और उसको सब सारी सर्विसेज को जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सबको फॉरवर्ड चार्ज में कवर कर लिया गया। तो आई जस्ट क्विकली रीड दिस। Earlier services by the Department of Post other than by way of speed post, express parcel post, life insurance and agency services provided to a person other than a government but covered under reverse charge. But by notification 5 with effect from 18th July 2022 इन services को reverse charge से हटाकर अब सारी services of Department of Post जो हैं वो forward charge में covered हैं। Understood? Okay. सो एक बारी क्विकली नेक्स्ट सर्विस पे आने से पहले हम क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या बातें करी हैं। हमने सबसे पहले बात करी थी जीटीए की, जीटीए हमने इन डेप्थ वी डिस्कस्ड। सेकंड हमने बात करी थी लीगल सर्विसेज की। अगर एक इंडिविजुअल एडवोकेट है या इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स, अगर वो कोई लीगल सर्विसेज इंक्लूडिंग एनी एडवाइस कंसल्टेंसी रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक बिजनेस एंटिटी को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो लायबिलिटी डिस्चार्ज करने की जो ड्यूटी है वो है बिजनेस एंटिटी की। देन हमने नेक्स्ट बात करी थी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के केस में। सिमिलरली अगर कोई आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विसेज ली जाती है बाय बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, देन अगेन उसी बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी है टू डिस्चार्ज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। सिमिलरली स्पॉन्सरशिप के केस में अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई कॉर्पोरेट एनी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म अगर कुछ सर्विसेज लेती है स्पॉन्सरशिप की तो उनकी लायबिलिटी है टू डिस्चार्ज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। देन हमने डिस्कस करा था कुछ ऐसे सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। तो जो भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, लायबिलिटी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी की है टू डिस्चार्ज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स थे। पहला एक्सक्लूजन था रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का। सेकेंड था कोई एनी सर्विसेज ऑन एयरक्राफ्ट और वेसल which is in the precincts of the port or the airport, and third the transportation of goods and passengers के लिए। तो इन एक्सेप्शंस के केस में लायबिलिटी बिजनेस एंटिटी की नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। बट रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमने छोटी सी बात और डिस्कस करी थी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करती है रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ पे लायबिलिटी है रजिस्टर्ड पर्सन की टू डिस्चार्ज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। Now moving on to the next service, I'll just quickly take up questions. स्पॉन्सरशिप मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्पॉन्सरशिप बहुत सिंपल सी बात है, एक काइंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट होती है। तो कंपनीज अपने नेम किसी इवेंट में अपना नेम लगा देती हैं ताकि उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाए, उसको हम स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बोलते हैं। रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट, अगर जो रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है वो दी गई है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी है उस पर टैक्स पे करने की। बट अगर वो दी गई है किसी बिजनेस एंटिटी को तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। ओके तो इस सेम अगेन क्वेश्चन वही है गवर्नमेंट इमोल प्रॉपर्टी के रिलेशन में। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो आप तो ऑटोमेटिकली आपने रजिस्ट्रेशन ले ही रखा है, आप पे लायबिलिटी नहीं आती, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं आती। बट अगर आप
सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन बिजनेस, सिंपल है ये तो। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी ही नहीं है, यू कैन पे टैक्स, द रजिस्टर्ड पर्सन विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, जो और भी क्वेश्चंस कुछ अगर पॉपअप हो रहे हैं देन वील गिव डिटेल्ड रिस्पॉन्सेज, हम आपको थ्रू एलएमएस पे अपलोड कर देंगे आपके रिस्पॉन्सेज। नाउ मूविंग ऑन, okay, renting of residential dwelling, this is a very important concept that we have to look into. पहले क्या होता था, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बाय एनी पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए आपने कुछ ले रखा है तो वो एग्जेम्प्ट था, बट बाय नोटिफिकेशन नंबर 5/2022, जब 13 जुलाई मतलब 18 जुलाई ऑनवर्ड्स, अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ले रहे हैं, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज टेकिंग एनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, देन उस पर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है। क्लियर? 18 जुलाई से पहले रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के केस में एग्जेम्पशन थी, आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, बट आफ्टर 18 जुलाई अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ले रहा है तो उसमें आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। इसको लेट्स डिस्कस इट थोड़ा डिटेल में इन कपल ऑफ स्लाइड्स। हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या बात कर रहा है। ओके, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी दो तरीके से हो सकती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी आप रेंट कर सकते हो, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आप रेंट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की। कमर्शियल प्रॉपर्टी कौन कौन दे सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है टू रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड रेसिडेंट को अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी दी है, टैक्सेबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो नहीं है। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहा है, अगेन नहीं है। बट अगर रजिस्टर्ड सप्लायर कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहा है तो टैक्सेबल है 18% पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि रजिस्टर्ड सप्लायर है वो अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज में 18% पे टैक्स लगेगा। अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की। जो कमर्शियल प्रॉपर्टी वाली बात थी वो देयर इज नो चेंज इन इट, ये ऐसे ही चलता आ रहा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी पे टैक्स है। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की बात करते हैं। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को हम दो तरीके से दे सकते हैं, या तो हम रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे सकते हैं या फिर हम कमर्शियल पर्पस के लिए दे सकते हैं। ओके, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर हमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो सबसे पहले हमने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी दी अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी दे रहे हो तो बिफोर 18/7/2022 मतलब 18 जुलाई 2022 से पहले भी एग्जेम्प्ट था एंड 18 जुलाई के बाद भी एग्जेम्प्ट है। बट अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आप एक रजिस्टर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी दे रहे हो तो 18 जुलाई से पहले ये एग्जेम्प्ट था, बट आफ्टर 18 जुलाई दिस इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में चेंज आया है, जो कि क्या है, अगर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो इररिस्पेक्टिव वो एग्जेम्प्ट है। बट अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो आपको एक थ्रेशोल्ड, एक लिमिट देखनी पड़ेगी। अगर 18 जुलाई से पहले की बात है तो वो एग्जेम्प्ट है, बट आफ्टर 18 जुलाई दिस इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज एट द रेट ऑफ 18%। ओके, नाउ हम बात करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। अगर हमने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दे रखी है फॉर कमर्शियल पर्पस, हमने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दी है फॉर कमर्शियल पर्पस टू एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, वो प्रॉपर्टी दे रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, दोनों अनरजिस्टर्ड है, नो लायबिलिटी। बट एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दे रहा है तो बिफोर 18/7 नई टैक्स कुछ नहीं था, बट आफ्टर 18/7 रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है 18% पे। अंडरस्टूड? ऐसे ही अगर हम रजिस्टर्ड सप्लायर की बात करें, रजिस्टर्ड सप्लायर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दे रहा है तो क्योंकि जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, टैक्सेबिलिटी आएगी 18% पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज। बट अगर रजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दे रहा है तो बिफोर 18 जुलाई 2022 से पहले ये टैक्सेबल था फॉरवर्ड चार्ज में, बट आफ्टर 18 जुलाई ये टैक्सेबल है रिवर्स चार्ज में। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आई विल रिपीट अगेन। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर कमर्शियल पर्पस,
अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, नो टैक्स लायबिलिटी। अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, 18/7/2022 से पहले नो टैक्स लायबिलिटी, 18/7/2022 के बाद रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है 18% पे। अब हम बात करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रखी है रजिस्टर्ड सप्लायर ने, सप्लायर रजिस्टर्ड है, वो दे रहा है अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को। टैक्स था, पहले भी टैक्स था फॉरवर्ड चार्ज में क्योंकि सप्लायर रजिस्टर्ड है, अभी भी टैक्स है फॉरवर्ड चार्ज में 18% पे, ठीक है। बट रजिस्टर्ड सप्लायर दे रहा है रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, तो 18/7/2022 से पहले फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स था 18% पे, 18/7/2022 के बाद रिवर्स चार्ज में टैक्स है 18% पे। आई होप दिस इज क्लियर। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आपको क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लो स्पेस इंडेक्स की। डेवलपमेंट राइट्स क्या होती हैं? आई विल टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लैंड ओन करती हूँ एंड मैं एक प्रमोटर को या एक डेवलपर को वो लैंड देती हूँ, लैंड सेल नहीं करती बट मैं उसकी राइट देती हूँ कि वो उस लैंड को डेवलप करे, उस पर एक 4 स्टोरी बिल्डिंग या कुछ ऐसा बनाए। तो ये जो राइट मैंने दी है to the developer or the promoter to use my land and to develop that land, that is transfer of development rights. तो अगर इस केस में any person that is me, I have given the development rights को मैंने ट्रांसफर करा है to a promoter, तो promoter की liability है to pay tax under reverse charge. Clear? Okay. Now long term lease. लॉन्ग टर्म लीज भी सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है, यहाँ पे बस हम जो देते हैं वो 30 years और मोर की लीज होती है। मतलब इफ यू आर प्रोवाइडिंग गिविंग अ लैंड, तो वो 30 years और मोर के लिए अगर आप देते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म लीज बोलते हैं। यहाँ पे आपकी पेमेंट आइदर लमसम आ रही है या आपको रेंट, पीरियोडिक रेंट आ रहा है, इट डजंट मैटर। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज है कि अगर कोई पर्सन एक लॉन्ग टर्म लीज के लिए एक प्रमोटर को लैंड दे रहा है टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोजेक्ट ऑन द लैंड, तो अगेन प्रमोटर की लायबिलिटी है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। I hope this is clear. Then, services supplied by a director. कोई भी director of a company or a body corporate अगर कोई services provide करता है to the company or the body corporate, तो liability उस company या body corporate की है to discharge tax on the services of the director under RCM. It is not the liability of the director. Director को tax pay नहीं करना है, उस company को या उस बॉडी कॉर्पोरेट को विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, उसको टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देन अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी सर्विसेज की जो इंश्योरेंस एजेंट या रिकवरी एजेंट की होती हैं। अगर एक इंश्योरेंस एजेंट जो कि नॉर्मली एक इंडिविजुअल होता है, इफ इंश्योरेंस एजेंट सप्लाई सर्विसेज टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस इंश्योरेंस बिजनेस की लायबिलिटी है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एंड नॉट ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट। सिमिलरली, अगर एक रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू अ बैंकिंग कंपनी और एन एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो लायबिलिटी टैक्स डिस्चार्ज करने की अंडर आरसीएम इज ऑफ द बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉट ऑफ द रिकवरी एजेंट। ये जो एजेंट्स है नॉर्मली इंडिविजुअल होते हैं, तो इन पे इतनी कंप्लायंसेस आप डाल नहीं सकते, इसीलिए जो रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी आती है वो इंश्योरेंस बिजनेस पे या फिर एनबीएफसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन पर आती है, नॉट ऑन द इंश्योरेंस एजेंट द रिकवरी एजेंट। नाउ मूविंग ऑन, हम बात करते हैं म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट की। इसमें क्या है, अगर कोई म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट कोई भी अपनी ओरिजिनल वर्क, जैसे कि कोई साउंड रिकॉर्डिंग है या कोई फोटोग्राफर की कोई सिनेमेटोग्राफिक फिल्म है या कुछ म्यूजिक कंपोज करा है या आर्टिस्ट ने कोई पेंटिंग बनाई है, अगर वो उसकी कोई राइट पास ऑन करता है एक म्यूजिक कंपनी को या प्रोड्यूसर को, तो उस म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर की राइट को टैक्स डिस्चार्ज करना है अंडर रिवर्स चार्ज एंड नॉट द म्यूजिक कंपोजर। म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर जो ये राइट ले रहा है उसकी लायबिलिटी है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। देन सिमिलरली, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ऑथर, अगर एक ऑथर अपनी ओरिजिनल लिटरेरी वर्क अगर एक पब्लिशर को देता है, तो लायबिलिटी पब्लिशर की है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एंड नॉट ऑफ द ऑथर। क्लियर? यहाँ पे एक छोटा सा चीज है जो आपको ध्यान करना है, जैसे कि हमने जीटीए में बात करा था, यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस हैं।
टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। तो सिमिलरली अगर ऑथर को टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है तो उसको एक डिक्लेरेशन देनी होगी स्टार्टिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। अगर वो ये डिक्लेरेशन देता है तो उसको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना है। अगर वो डिक्लेरेशन नहीं देता ओनली देन दिस प्रोविजन विल अप्लाई, एंड देन उस केस में अगर वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना चाहता है तो पब्लिशर की लायबिलिटी आएगी टैक्स पे करने की। अगर ऑथर डिक्लेरेशन देता है, जैसे कि हमने जीटीए में बात करी थी, अगर वो डिक्लेरेशन देता है देन अगेन लायबिलिटी जो टैक्स पे करने की है वो ऑथर की है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, नॉट ऑफ द पब्लिशर। ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सर्विस हम एक बारी ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन सी सर्विसेज डिस्कस कर ली हैं। ओके, यहाँ तक हमारा क्लियर था, हमने एक रिकैप भी ले लिया था। नाउ मूविंग ऑन, हमने बात करी थी रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। दिस वाज नॉट अंडर रिवर्स चार्ज इनिशियली, मतलब ये एग्जाम था, बट नाउ अगर आप कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एक रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो, चाहे एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड को देता हो या एक रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड को देता हो, दोनों ही केस में रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी फ्रॉम 18 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स। तो 18 जुलाई 2022 के बाद से अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड पर्सन एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज। देन हमने बात करी थी ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स एंड लॉन्ग टर्म लीज की। दोनों ही केस में अगर हम कोई राइट ट्रांसफर करते हैं, एनी पर्सन हु ट्रांसफर्स राइट टू द प्रमोटर, ताकि वो उस लैंड को कंस्ट्रक्ट कर सके, उसको डेवलप कर सके या उस पर कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सके, दोनों ही केस में जो लायबिलिटी है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की वो प्रमोटर की है एंड नॉट ऑफ द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग दोज राइट्स। देन हम बात करते हैं डायरेक्टर की। अगर कोई भी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट, देन द कंपनी एंड द बॉडी कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी अंडर आरसीएम एंड नॉट ऑफ द डायरेक्टर। देन इंश्योरेंस एजेंट रिकवरी एजेंट के केस में हमने बात करी थी, दोनों ही केसेस में इंश्योरेंस एजेंट के केस में जो इंश्योरेंस बिजनेस कंडक्ट करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की, एंड रिकवरी एजेंट के केस में बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी जो भी जिसको भी रिकवरी एजेंट सर्विसेज दे रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की। देन म्यूजिक कंपोजर एंड ऑथर के केस में हमने बात करी थी, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और ऑथर, इन चारों के केस में भी जो म्यूजिक कंपनी है, प्रोड्यूसर है, और ऑथर के केस में जो पब्लिशर है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की, नॉट ऑफ द म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द ऑथर। बट ऑथर के केस में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑथर के पास ऑप्शन है रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज का। अगर ऑथर डिक्लेरेशन के थ्रू ऑप्ट करता है इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कि उसको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना है तो पब्लिशर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, तो ऑथर को ही टैक्स पे करना है अंडर फॉरवर्ड चार्ज। बट अगर वो ऑप्ट नहीं करता फॉरवर्ड चार्ज का, देन पब्लिशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। ओके, नाउ जैसे हमने रिकवरी एजेंट एंड इंश्योरेंस एजेंट की बात करी थी, ऐसे ही हमारी दो कमिटीज और हैं। एक मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो मेंबर्स हैं ओवरसीइंग कमिटी, जो कि व्हाट इज एन ओवरसीइंग कमिटी, जो कमिटी फॉर्म करता है आरबीआई के ऑपरेशंस को ओवरव्यू करने के लिए। तो जो उसके मेंबर्स हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि वो उसके ऑपरेशंस ओवरसी कर रहे हैं। तो इस केस में जो लायबिलिटी है टैक्स पे करने की वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, ना कि उन मेंबर्स की। क्लियर? ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की बात करते हैं। जैसे रिकवरी एजेंट होता है वैसे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होता है। रिकवरी एजेंट इज फॉर जो बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन से रखे हैं उनकी रिकवरी के लिए जो एजेंट काम करता है उसको रिकवरी एजेंट बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो मार्केटिंग करता है, जो उनके प्रोडक्ट्स को बेचता है इन द मार्केट, उसको डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बोलते हैं। तो दोनों ही केसेस में ये इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर है और वो एक बैंकिंग कंपनी के लिए काम कर रहा है तो उस इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करनी, उस बैंकिंग कंपनी को जिसके लिए वो काम कर रहा है उसको लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है रिवर्स चार्ज में, प्रोवाइडेड कि जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है वो इंडिविजुअल ही हो। अगर वो एक बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है तो रिवर्स चार्ज नहीं एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ तभी आएगी जब सप्लायर जो है वो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। वो क्या है? वो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, दैट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, अ पार्टनरशिप फर्म और एन एलएलपी।
क्लियर? इफ इट इज एन इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट तो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, अनदर कॉन्सेप्ट जो बैंकिंग से रिलेटेड है वो है बिजनेस फैसिलिटेटर का या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है वो हम पहले बात कर लेते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट काइंड ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट्स ही हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि बिजनेस फैसिलिटेटर इज अ नारो टर्म एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज अ वाइडर टर्म। ठीक है, तो बिजनेस फैसिलिटेटर बेसिकली एक मार्केटिंग एजेंट होता है। उसका काम होता है अवेयरनेस स्प्रेड करना अबाउट द बैंकिंग ऑपरेशंस एंड जो बैंक प्रोडक्ट्स में डील करता है उनके लिए। ठीक है, बट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज में जहां बैंक नहीं आ पाता, जहां पे बैंक अपनी ब्रांच नहीं खोल पाता, वहां पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक सेटअप बना लेता है। वहां से ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो मार्केटिंग भी करता है, अवेयरनेस भी बढ़ाता है एंड डे टू डे ट्रांजैक्शन भी अंडरटेक कर सकता है। तो डिफरेंस क्या हुआ? बिजनेस फैसिलिटेटर जो है वो सिर्फ अवेयरनेस या मार्केटिंग का काम करता है, वो कोई ट्रांजैक्शन अंडरटेक नहीं कर सकता। बट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो ट्रांजैक्शन भी अंडरटेक कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, बट कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं, डे टू डे डेली ट्रांजैक्शन अंडरटेक कर सकता है। सो वी कैन से दैट बिजनेस फैसिलिटेटर इज अ नैरो टर्म एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज अ वाइडर टर्म। तो अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर एक अपनी सर्विसेज देता है एक बैंकिंग कंपनी को which is located in the taxable territory, तो liability बैंकिंग कंपनी की है to discharge tax on the same. Similarly, अगर एक एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपनी सर्विसेज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को देता है, एजेंट दे रहा है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सर्विसेज टू अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पे करने की है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की। ठीक है, पहले वाले केस में हमने बात करी कि बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विस दी बैंकिंग कंपनी को, तो बैंकिंग कंपनी ने टैक्स चार्ज करना है रिवर्स चार्ज में। सेकंड केस में हमने बात करी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने सर्विसेज, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड करी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, तो यहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की लायबिलिटी है टू डिस्चार्ज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, नाउ मूविंग ऑन, सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती हैं? Any security services any person other than a body corporate. सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड किसने करनी है? एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। और किसको प्रोवाइड करनी है? अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी को। एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रजिस्टर्ड पर्सन की टू डिस्चार्ज टैक्स। क्लियर? ओके, सिंपल है, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि अगर बॉडी कॉर्पोरेट कर रहा है तो रिवर्स चार्ज नहीं एप्लीकेबल होगा। बॉडी कॉर्पोरेट के केस में फॉरवर्ड चार्ज में सिक्योरिटी एजेंसी को टैक्स पे करना है। रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ तभी है जब अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड कर रहा है सिक्योरिटी की सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। देन अगेन हमने इनिशियली बात करी थी, इसका भी एक्सेप्शन है जो हमने पहले बात करी थी कि अगर जीटी के केस में हमने बात करी थी कि अगर जो ये सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी एजेंसी की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं हम डिपार्टमेंट या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को, या किसी लोकल अथॉरिटी को, या गवर्नमेंटल एजेंसी को, या फिर एनी पर्सन हु इज पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 मतलब कॉम्पोजिशन में जो है, तो इन चारों को अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो देन लायबिलिटी इन चारों की नहीं है टैक्स पे करने की। लायबिलिटी है उसी सिक्योरिटी एजेंसी टू पे टैक्स अंडर, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स जाएगा, इसमें रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं जाएगा। क्लियर? दोबारा से बताती हूँ, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट अगर सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी और एनी पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, अगर इन चारों को एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे होगा। क्लियर? देन हम बात करते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की। अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की डिजाइन्ड टू कैरी पैसेंजर्स,
renting of motor vehicle designed to carry passengers where cost of the fuel is included in the consideration. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैब बुक कराई फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून से, तो मैंने जो कैब बुक कराई, कैब वाले ने मुझे बोला कि 12 रुपीज पर किलोमीटर लूंगा इंक्लूसिव ऑफ फ्यूल, इसमें फ्यूल के चार्जेस भी इंक्लूड होंगे। तो उस कैब वाले को टैक्स पे नहीं करना, जिस पर्सन को, जिस बॉडी कॉर्पोरेट को जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, उसको टैक्स पे करना है। क्लियर? एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट providing services of renting of motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged. तो जिसको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जिस बॉडी कॉर्पोरेट को विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, उसको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको टैक्स पे करना है, एंड नॉट द इंडिविजुअल जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? इसका एक छोटा सा और एक्सेप्शन है कि अगर जो सर्विस जो कैब सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो टैक्स चार्ज करता है अपने इनवॉइस पे, देन अगेन रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर? रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल सिर्फ तभी होगा जब उस कैब सर्विस प्रोवाइडर ने या मोटर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस प्रोवाइडर ने अपने इनवॉइस पे टैक्स नहीं चार्ज करा। अगर वो 12% का टैक्स चार्ज करके देता है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में कवर हो गया, उसको टैक्स डिस्चार्ज करना है, एंड नॉट द बॉडी कॉर्पोरेट, नॉट द रिसीवर, नॉट द बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर? अगर वो अपने इनवॉइस में टैक्स चार्ज नहीं करता, ओनली देन जो बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, ओनली देन उसको टैक्स चार्ज करना, उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। देन लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अगर कोई भी लेंडर कुछ सिक्योरिटीज लेंड करता है एक बोरोवर को, तो बोरोवर की लाइबिलिटी है टैक्स चार्ज करने की, इस पे, नॉट ऑफ द लेंडर। सो दिस वाज द नोटिफाइड सर्विसेज जो सेंट्रल टैक्स में नोटिफाइड थी। इसके अलावा कुछ सर्विसेज, दो सर्विसेज और हैं जो आईजीएसटी एक्ट में स्पेसिफाई हैं, जो कि बेसिकली इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को रिलेट करता है। सो बिफोर वी मूव ऑन टू दिस, हम क्विकली एक बार जो हमने सर्विसेज डिस्कस करी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। विल जस्ट टेक अ क्विक रिकैप। जो नोटिफिकेशन नंबर 13 की जो हम बात कर रहे थे, 13/2017, जिसमें नोटिफाइड सर्विसेज हैं जिसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, उनको हमें क्विकली विल जस्ट गिव एन ओवरव्यू। स्टार्टिंग से देख लेते हैं, बिकॉज देयर आर अ हैंडफुल ऑफ सर्विसेज, 15-16 सर्विसेज हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके, सबसे पहले हमने बात करी थी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या है? जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा एंड इश्यू ऑफ कंसाइनमेंट नोट होगा। तो अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू अ फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, any body corporate partnership including an association of person and any casual taxable person, तो अगर जीटीए इन लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो इन लोगों की लाइबिलिटी है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। नाउ एक एक्सेप्शन है, छोटा सा एक्सेप्शन क्या है कि अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंटल एजेंसी को, तो इनकी लाइबिलिटी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 51, तो इनकी लाइबिलिटी नहीं है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की, लाइबिलिटी जीटीए की हो जाएगी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की। फिर हमने एक छोटी सी बात और कर दी जीटीए के केस में। वो बात क्या थी कि हमारे पास ऑप्शन है, जीटीए के पास ऑप्शन होता है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज। तो वो ऑप्शन क्या है? आइदर 12% पे टैक्स पे करना होता है या फिर 5% पे। फॉरवर्ड चार्ज में 12% पे टैक्स पे करना है, रिवर्स चार्ज में 5% पे। जीटीए को इनिशियली इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑप्ट करना होता है कि हमें फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करना है, रिवर्स चार्ज। अगर वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करता है तो उसको टैक्स पे करना है, उसको सारी कंप्लायंसेस जो जीएसटी के अंदर आती हैं, उसको इनवॉइस प्रॉपर रेज करना है, उस पर टैक्स चार्ज करना है, उसको वो सब फुलफिल करना है। उस पर ये जो प्रोविजन हमने डिस्कस कर रहे हैं आज वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट अगर वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट नहीं करता देन वो रिवर्स चार्ज में आ जाएगा। देन उस केस में फैक्ट्री या जिसको भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फैक्ट्री को, रजिस्टर्ड पर्सन को, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, देन उसको टैक्स पे करना होगा रिवर्स चार्ज में। लीगल सर्विसेज, अगर कोई भी एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो
इस जो पर्सन जो बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पे करने की। देन हमने सिमिलरली आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल और स्पॉन्सरशिप के केस में सेम बात करी थी कि अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विसेज एक बिजनेस एंटिटी लेती है तो बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी है रिवर्सल में टैक्स पे करने की। सिमिलरली स्पॉन्सरशिप के केस में अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म लेती है तो पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पे करने की। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में हमने बात करी थी कि नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू एनी बिजनेस एंटिटी उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा एंड बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शन से रेंटिंग ऑफ मूल प्रॉपर्टी का, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल का, गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का, जहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगी रिवर्स चार्ज। देन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करता है देन अगेन उस रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स लायबिलिटी में को टैक्स रिचार्ज करना है रिवर्स चार्ज। देन ये बस एक क्लैरिफिकेशन दी कि डिपार्टमेंट पोस्ट पे पहले आरसीएम लगता था, अब नहीं लगता, दिस इज ऑल कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। देन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हमने डिस्कस करा था। पहले रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर आप देते हो तो वो एग्जाम था, बट अगर अब कोई भी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग देता है रजिस्टर्ड पर्सन को तो उस केस में रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी आ गई है फ्रॉम 18 जुलाई 2022। नेट ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स या लॉन्ग टर्म लीज की हमने बात करी थी कि अगर कोई भी पर्सन डेवलपमेंट राइट्स या लॉन्ग टर्म लीज ट्रांसफर करता है प्रमोटर को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट तो प्रमोटर की लायबिलिटी है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। देन सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर, अगर एक डायरेक्टर ने सर्विसेज प्रोवाइड करी है तो कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को तो उस कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट की लायबिलिटी है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। देन इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट के केस में भी सेम बात करी थी। इंश्योरेंस एजेंट के केस में इंश्योरेंस बिजनेस जो कैरी कर रहा है उसकी लायबिलिटी है। रिकवरी एजेंट के केस में बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लायबिलिटी है। म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ऑथर के केस में म्यूजिक अपनी प्रोड्यूसर या फिर पब्लिशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जो हमने बात जीटी के केस में डिस्कस करी थी ऑथर के पास भी दोनों ऑप्शन है, आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज का। हिल ऑप्ट, अगर वो फॉरवर्ड ऑप्ट करता है तो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी नहीं आएगी, अगर वो फॉरवर्ड ऑप्ट नहीं करता तो पब्लिशर की लायबिलिटी है टू पे टैक्स। देन मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी के केस में जो रिवर्सल को सर्विसेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस केस में रिजर्व बैंक की लायबिलिटी है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। एंड डायरेक्ट इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के केस में बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लायबिलिटी है। देन अगेन बिजनेस फैसिलिटेटर केस में बैंकिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के केस में एन एजेंट ऑफ द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर सर्विस प्रोवाइड करता है तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिक्योरिटी सर्विसेज सेम, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो रजिस्टर्ड, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट अगर कोई सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी है विद द एक्सेप्शंस जो हमने जीटी के केस में डिस्कस किए थे। देन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, अगर कोई मोटर व्हीकल रेंट कर रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स तो जो जिस बॉडी कॉर्पोरेट को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस बॉडी कॉर्पोरेट की लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। सिमिलरली लेंडर और बोरोवर केस में बोरोवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। नाउ we'll quickly see कि कौन कौन सी और सर्विसेज हैं जो आईजीएसटी एक्ट में स्पेसिफाइड हैं। पहली सर्विस, एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कोई पर्सन जो आउट ऑफ इंडिया से कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू अ पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस केस में जो पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया में जो है उसकी लायबिलिटी है टैक्स रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की। हम इंपोर्टर हो गए, आउटसाइड इंडिया जो पर्सन आउटसाइड इंडिया है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जो लोकेटेड है वो सप्लायर हो गया। रेसिपिएंट कौन है? हम जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे टैक्स पे करने की। And services supplied by a person located in the non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the custom station। अगर कोई सप्लायर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बाय वेसल, मतलब बाय सी कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन तक, तो यहां तक अगर कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो किसकी लायबिलिटी है? इंपोर्टर की, जिसने ये सामान मंगवाया है उसकी लायबिलिटी है। जो ओनर है, इंपोर्टर डिफाइन करा है कस्टम्स एक्ट में एज द ओनर और द पर्सन हु प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज द ओनर, जो ओनर है उन गुड्स का उसकी लायबिलिटी है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की। ओके, नाउ अभी तक हमने सारा डिस्कस करा था 9(3) के रिस्पेक्ट में, मतलब 9(3) कौन सा था? जहां पे नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैं जिसके अंडर हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता है। क्लियर? 9(3) क्लियर हो गया। वहां पे कुछ सेट ऑफ 9 गुड्स थे जो स्पेसिफाइड थे कि इस केस में गुड्स
लाइबिलिटी है इन गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी है पे करने की। एंड देन हमने सर्विसेज डिस्कस करी थी कि इन सर्विसेज 16-17 सर्विसेज केस में अगेन लाइबिलिटी है। ये तो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज केस में थी, इसमें रेसिपिएंट कौन होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी कंडीशन थी, बट अगर आप ऐसी कुछ सर्विस या गुड प्रोवाइड कर रहे हो तो आप आरसीएम में आते हो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 9(4) की, मतलब जो हमने बात करी थी विच इज पर्सन स्पेसिफिक। अभी हमने बात करी गुड्स एंड सर्विस स्पेसिफिक, अब हम बात करेंगे पर्सन स्पेसिफिक की। तो बिफोर दैट कुछ क्वेश्चंस हैं। म्यूजिक डायरेक्टर सिटिंग फीस एंड अदर एक्सपेंसेस वी हैव टू पे आरसीएम ओनली फॉर सिटिंग फीस। यस, हम डायरेक्टर सिटिंग फीस के केस में कोई भी सर्विसेज जो डायरेक्टर सिटिंग फीस के रिलेशन में होती है उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होता है। जो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके लिए डायरेक्टर ने वो सिटिंग फीस ली है उसको पे करना पड़ेगा टैक्स। म्यूजिक कंपोजर के केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कुछ होना चाहिए। म्यूजिक कंपोजर के केस में सिंपल कंडीशन है कि अगर म्यूजिक कंपोजर ने किसी म्यूजिक कंपनी को दिया है तो म्यूजिक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर आरसीएम में टैक्स पे करने की। If a CA represents such CIT appeals और ITIT RCM में नहीं आएगा। लीगल सर्विसेज, एडवोकेट की सर्विसेज RCM में है, CA की सर्विसेज RCM में नहीं है। CA एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैपेसिटी में अगर प्रेजेंट हो रहा है CIT अपील्स में या ITAT में तो उस पे RCM की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। ओनली एज एन एडवोकेट अगर आप प्रेजेंट हो रहे हो, आप एडवोकेट की सर्विसेज ले रहे हो, लीगल सर्विसेज ले रहे हो तो आप रिवर्स चार्ज में फॉल करोगे। Okay, so now I'll move on. अब हम बात करेंगे 9(4) की। 9(4) के केस में सेक्शन 9(4) बात करता है रियल एस्टेट प्रमोटर या डेवलपर की। यहाँ पे दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। कुछ ऐसे इनपुट सर्विसेज हैं जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन मतलब एक थ्रेशहोल्ड दी गई है रियल एस्टेट प्रमोटर को और डेवलपर को कि आप जो भी इनपुट या इनपुट सर्विसेज परचेज कर रहे हो वो आपको एक थ्रेशहोल्ड लिमिट तक रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करने हैं। वो थ्रेशहोल्ड है 80% की। अगर आप कुछ भी इनपुट या इनपुट सर्विसेज, अगर एक रियल एस्टेट प्रमोटर या डेवलपर कुछ भी इनपुट या इनपुट सर्विसेज परचेज करता है फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन अप टू 80%, तो रिवर्स चार्ज की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है क्योंकि आप वो थ्रेशहोल्ड पूरा कर रहे हो। आपके पास बफर है कि आप 20% का अनरजिस्टर्ड से भी परचेज कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पे बफर दिया गया है 20% का, बट अगर आप 80% की लिमिट भी फुलफिल नहीं करते उस केस में आप पे रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक XYZ डेवलपर है, उसने कुछ आइटम्स परचेज करे एंड उसका जो प्रपोर्शन था रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करने का वो 70% था एंड उसने 30% अनरजिस्टर्ड से परचेज करा, तो उस पर 10% का जो गैप रह गया। आपको 80 करना था, जो थ्रेशहोल्ड है वो स्पेसिफाइड 80% की, तो आपको 80% रजिस्टर्ड से परचेज करना था पर आपने सिर्फ 70% रजिस्टर्ड से परचेज करा, तो जो 10% आपका रह गया है उस पर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। ये जो लिमिट है 80% की, ये हमें कैलकुलेट करनी है फाइनेंशियल ईयर वाइज। ये मंथली लिमिट नहीं कैलकुलेट होगी, दिस लिमिट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फाइनेंशियल ईयर बेसिस। क्लियर? एंड ये जो फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे जो लिमिट कैलकुलेट होगी ये हमें फाइनेंशियल ईयर के एंड होने की जो कमिंग क्वार्टर है उस तक आपको आपकी लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज डिस्चार्ज करनी है। क्लियर? सिंपल सी बात है, एक प्रमोटर और डेवलपर के लिए एक थ्रेशहोल्ड प्रिस्क्राइब करी गई है कि उनको 80% तक का सामान जो कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो आपको रजिस्टर्ड डीलर से ही परचेज करना है। अगर आप उतना रजिस्टर्ड डीलर से परचेज नहीं करते, जो आपकी जो भी शॉर्टफॉल रह जाती है, चाहे वो 70% आपने परचेज करा है या 60% परचेज करा है, तो जो भी शॉर्टफॉल है वो 10% या 20% की जो भी शॉर्टफॉल है वो आपको रिवर्स चार्ज में आपको उसकी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है एंड दैट हैज टू बी डिस्चार्ज्ड विद इन अ क्वार्टर। मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने के जो क्वार्टर आएगा जून तक आपको वो लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। ये तो हो गई नॉर्मल बात अदर गुड्स की। अब हम बात करते हैं सीमेंट के केस में। सीमेंट के केस में स्पेसिफिकली बोला गया है कि अगर आप सीमेंट परचेज करते हो, अगर एक प्रमोटर या डेवलपर सीमेंट परचेज करता है तो वो सीमेंट उसको रजिस्टर्ड डीलर से ही परचेज करना है।
प्रमोटर या डेवलपर सीमेंट अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज नहीं कर सकता। अगर वो सीमेंट अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेगा तो वो एज एंड व्हेन, जब भी एज एंड व्हेन अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेगा उस पर तभी लायबिलिटी आ जाएगी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की। सो पहले केस में हमें थ्रेशोल्ड दिया गया, बताया गया कि 80% तक का सामान आप रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करना है, 20% आप अनरजिस्टर्ड से कर सकते हो। बट सेकेंड केस में ऐसी कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप सीमेंट रजिस्टर्ड डीलर से ही परचेज करोगे, आप अनरजिस्टर्ड डीलर से सीमेंट परचेज कर ही नहीं सकते। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको अनरजिस्टर्ड से परचेज ही नहीं करना, रजिस्टर्ड से ही परचेज करना है, देयरफॉर जब भी आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करोगे आपकी तभी लायबिलिटी आ जाएगी और आपको DRC 03 के थ्रू रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। बट जो पहली बात करी हमने जहां पे थ्रेशोल्ड अवेलेबल है अदर देन सीमेंट के केस में, वहां उस केस में अगर आपको जो थ्रेशोल्ड है वो आपको निकालना है फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे। तो जब फाइनेंशियल ईयर के बेसिस से कंप्यूट करोगे देन यू विल कैलकुलेट कि आपने कितना रजिस्टर्ड से परचेज करा है, कितना अनरजिस्टर्ड से परचेज करा है। तो आपको गवर्नमेंट ने क्वार्टर का एडिशनल टाइम दिया है फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद, जो फर्स्ट क्वार्टर है मतलब जून तक, आपको DRC 03 के थ्रू अगर आपकी कोई भी शॉर्टफॉल रह जाती है तो उसका आपको टैक्स पे करना है। इस रिस्पेक्ट में ये जो 94 सेक्शन नोटिफाई किया गया है और ये रियल एस्टेट प्रमोटर और डेवलपर की बात करी गई है, इस केस में कुछ कंफ्यूजन्स थी जो FAQs के थ्रू क्लियर करी गई हैं। तो पहली कंफ्यूजन यही थी कि जो हमें 80% की लिमिट है वो कैसे निकालनी है। तो वो मैंने आपको बताया 80% की लिमिट आपको फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे निकालनी है और उसकी लायबिलिटी आपको पे करनी है एंड ऑफ द क्वार्टर से पहले। फाइनेंशियल ईयर के बाद जो सक्सीडिंग क्वार्टर पड़ेगा उसके बिफोर एंड ऑफ दैट आपको वो DRC 03 एक फॉर्म है, DRC 03 के थ्रू आपको पेमेंट करनी है। सेकेंड क्वेश्चन जो था वो ये था कि अगर हमें सीमेंट अगर हम परचेज करते हैं तो क्या उसकी भी पेमेंट हमें फाइनेंशियल ईयर के एंड के क्वार्टर पे करनी है? नहीं, उस केस में आप एज एंड व्हेन आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हो आपको तभी अपनी लायबिलिटी एज एंड व्हेन, जब भी आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करोगे तभी आपको DRC 03 के थ्रू दे देनी है। देन देयर वाज अनदर क्वेश्चन कि ये पेमेंट हम करेंगे कैसे? तो पेमेंट हम करेंगे देयर इज दिस फॉर्म DRC 03, उसके थ्रू हम पेमेंट करेंगे। वहां पे ऑप्शन आता है सेक्शन 94 का, तो वहां पे आप सेक्शन 94 सिलेक्ट करेंगे और DRC 03 के थ्रू जो एक पेमेंट का फॉर्म है उसके थ्रू आप लायबिलिटी पे करेंगे। आई थिंक दीज वर द क्वेश्चंस। ओके, तो RCM के केस में, सीमेंट के केस में क्या रेट लगेगा एंड अदर सर्विस के केस में क्या रेट लगेगा? तो सीमेंट के केस में जो सीमेंट का रेट है वही लगेगा, उसी परसेंटेज पे आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। बट जो अदर गुड्स हैं अदर देन सीमेंट है उस केस में आपको 18% पे टैक्स पे करना है। तो दीज वर द क्वेश्चंस जो FAQs के थ्रू आंसर करे गए थे बिकॉज इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। सो दिस वाज इट। आई थिंक ये क्लियर हो गया। एक क्विकली रिकैप बता देती हूँ कि 94 में क्या दो सिनेरियोस हमारे फॉलो होते हैं, एक सीमेंट और एक अदर देन सीमेंट। सीमेंट के केस में तो पूरी की पूरी लायबिलिटी आपकी ही है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, बट अदर देन सीमेंट के केस में इन केस ऑफ सीमेंट अगर आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हो तो आपको साथ साथ ही रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। बट अगर आप रजिस्टर्ड से डीलर से करते हो तो देयर इज नो लायबिलिटी टू पे, आपको DRC 03 नहीं फाइल करना। बट अदर देन सीमेंट के केस में एक थ्रेशोल्ड दी गई है 80% की। अगर आप विद इन दैट 80%, अगर आपकी लिमिट आपने 80% रजिस्टर्ड से दिया है और 20% ही आपने रजिस्टर्ड से दिया है तो आपको DRC 03 फाइल ही नहीं करना, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनी। बट अगर ये थ्रेशोल्ड मीट नहीं होता, ओनली देन जो ये थ्रेशोल्ड का डिफरेंस है, मतलब 70 अगर आपने रजिस्टर्ड से परचेज करा है एंड 30 आपने रजिस्टर्ड से पे करा है, तो जो 10% का डिफरेंस रह गया जो आपको रजिस्टर्ड से पे करना था, सिर्फ उतने पे आपको टैक्स पे करना है थ्रू DRC 03। अगर आपकी थ्रेशोल्ड पूरी हो रही है तो आपको रिवर्स चार्ज में पे करने की जरूरत ही नहीं है, आपको DRC 03 फाइल ही नहीं करना। ओके, सो हमने वी कवर्ड रिवर्स चार्ज। हमने स्टार्ट किया था फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज क्या क्या होता है उससे। देन हमने सेक्शन डिस्कस करे थे रिवर्स चार्ज के जो 93 और 94 बात करता है। 93 में हमने कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज की बात करी थी जो रिवर्स चार्ज में नोटिफाई करे गए हैं। गुड्स के लिए नोटिफिकेशन नंबर 4 2017 है एंड सर्विसेज के लिए नोटिफिकेशन नंबर 13 2017 है, जो हमने डिस्कस करी इन डिटेल एवरीथिंग। जो रेलेवेंट सर्कुलर्स थे वो भी मैंने आई हैव पुट इन द प्रेजेंटेशन, तो यू कैन रेफर इट। तो हमने स्टेप बाय स्टेप वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट।
देन हमने कुछ बात करी इंटीग्रेटेड टैक्स, IGST के अंदर 2 एडिशनल सर्विसेज थी जिस पे रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी आती है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने 9.3 हमारा यहाँ पे कवर खत्म हो जाता है। फिर हमने बात करी थी 9.4 की, जहां पे हमने देखा कि किन 2 केसेस में अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हो तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। 9.3 में हमने देखा था कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड हैं जिसके अंडर रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी आती है। 9.4 में हमने देखा कि अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ परचेज करते हैं तो हमें रिवर्स चार्ज में पे करना है। अब हम एक छोटा सा पोर्शन है समराइज व्यू, ये जो हम अब बात करेंगे ये हम डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ेंगे, बट जस्ट टू ब्रीफ कि एक ओवरव्यू मिल जाए हमें पूरा रिवर्स चार्ज का। दिस इज स्मॉल स्लाइड जो बात करती है कि रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज रिक्वायर, अभी तक आपको समझ में आ गया कि रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो क्योंकि रेसिपिएंट ऑफ सर्विस को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है और 9.3 के हिसाब से कुछ चीजें हैं जो मैंडेटरी रिवर्स चार्ज में फॉलो होती है, तो इसलिए आपको सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था उस केस में आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर थ्रेशोल्ड लिमिट। आपका थ्रेशोल्ड लिमिट चाहे क्रॉस हो रहा हो या आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा हो, आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी लायबिलिटी है रिवर्स चार्ज में पे करने की तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर थ्रेशोल्ड लिमिट आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट लेना है अंडर सेक्शन 24। क्लियर? जो हम टैक्स पे करते हैं रिवर्स चार्ज में वो हम कैसे पे करेंगे? क्या वो हम कैश से पे करेंगे या हम उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हैं? सो इट हैज बीन स्टेटेड दैट इसके लिए आप ITC यूटिलाइज नहीं कर सकते, आपको सारी की सारी पेमेंट रिवर्स चार्ज की कैश में ही करनी है। क्लियर? देन हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कब ले सकते हैं? एज एंड व्हेन रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी पे कर देता है गवर्नमेंट को थ्रू इस 3B, वो ITC ले सकता है जिसमें लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिपिएंट की है और ITC भी रेसिपिएंट को ही मिलना है। तो जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर लेता है रेसिपिएंट, मतलब वो टैक्स डिस्चार्ज कर देता है, वो टैक्स की लायबिलिटी पे कर देता है गवर्नमेंट को थ्रू इस 3B, वो ITC भी दे सकता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस। क्लियर? सो क्विकली, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी आपको लेना पड़ेगा सेक्शन 24 में, क्योंकि रिवर्स चार्ज जो मैंडेटरी गुड्स पे है या सर्विसेज पे है उस केस में अगर आप पे लायबिलिटी पड़ रही है तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आप कैश में पे नहीं कर सकते, आपको कैश में ही पे करनी है, आप ITC यूटिलाइज नहीं कर सकते। देन आप ITC कब ले सकते हो? एज एंड व्हेन आप पेमेंट, जैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दोगे, आप 3B के थ्रू टैक्स पे कर दोगे, आप साथ साथ आप ITC क्लेम कर सकते हो। आई थिंक दैट्स इट। रिवर्स चार्ज में यही था। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अगर कुछ रह गया है तो हम इन द LMS विल अपलोड द क्वेश्चंस एंड विल अपलोड योर आंसर्स, एंड जो भी क्वेश्चंस कुछ अनआंसर्ड रह गए होंगे वो आपको वहां से मिल जाएगा। बाकी मोटा मोटा आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग।